स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल माई क्लासमेट में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की गतियाँ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास को भी सॉल्व करेंगे। तो आज का ये वीडियो आप सबों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं जो क्लास 6 में हैं और जिन्हें भूगोल में इंटरेस्ट है वो बहुत अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में इस चैप्टर को। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि आप सबों को ये सारा प्रश्न अभ्यास इस वीडियो में ही अच्छी तरह से याद हो जाए या फिर समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों को संक्षेप में उत्तर दे। निम्नलिखित प्रश्नों के जो भी उत्तर हैं उन्हें संक्षेप में लिखना है, प्रश्नों का संक्षेप उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान पृथ्वी एक ओर कुछ झुकी रहती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी खड़ी नहीं है, वो अपने अक्ष पर थोड़ा सा झुकी हुई है और यह झुकाव का कोण 66.5 डिग्री है। कितना है? 66.5 डिग्री। यह झुकाव का जो कोण है वो 66.5 डिग्री है। 66.5 डिग्री के कोण पर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे घूर्णन और परिक्रमण क्या है, उसकी परिभाषा पूछ रहा है। तो घूर्णन और परिक्रमण ये पृथ्वी की दो गतियाँ हैं। घूर्णन और परिक्रमण क्या है? तो पृथ्वी की दो गतियाँ हैं। तो ये गतियाँ क्या है, उनकी परिभाषा क्या है, चलिए जानते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा घूर्णन गति। पहले देखेंगे घूर्णन गति क्या है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपनी ही धुरी पर, अपने ही अक्ष पर घूम जाना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपना एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है। अपना एक घूर्णन जो है वो 24 घंटे में पूरा करती है। इसी से दिन और रात होते हैं। दिन और रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन या फिर दैनिक गति। दैनिक गति होने के कारण ही दिन और रात होते हैं और पृथ्वी को ये गति पूरी करने में पूरे 24 घंटे का समय लगता है। 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा काट लेती है। जैसे कि उदाहरण में आप समझ सकते हैं, जैसे लट्टू होता है, लट्टू एक वहाँ जैसे लट्टू को हम लोग नचाते हैं, वो अपने एक ही अक्ष पे गोल गोल घूमते रहता है। उसी टाइप से हमारी पृथ्वी है जो एक अक्ष पर गोल गोल घूमती है। तो पूरा एक चक्कर करने में उसको 24 घंटे का समय लगता है, जिसे हम दैनिक या घूर्णन गति कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा परिभ्रमण। परिक्रमण या फिर परिभ्रमण या फिर इसे वार्षिक गति भी बोलते हैं। इस गति का नाम है परिक्रमण गति। तो परिक्रमण या फिर परिभ्रमण गति किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। जैसे कि हम शुरू में ही बताएं कि घूर्णन और परिक्रमण ये दोनों पृथ्वी की गतियां हैं। घूर्णन गति अपने ही अक्ष पर घूम जाती है, उसको घूर्णन कहते हैं। और परिक्रमण गति सूर्य का एक चक्कर लगाती है, जिसको हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। जैसे कि सेंटर में सूर्य हो गया और पृथ्वी इसके चारों तरफ से चक्कर लगा रही है। तो ये चक्कर जितना लगाने में टाइम लगता है, इस गति को वो परिक्रमण गति कहते हैं। और इसको टाइम लगता है पूरे एक वर्ष का। एक वर्ष होने यानी कि 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा देती है, जिससे कि एक वर्ष होता है। एक वर्ष में लगा लेता है तो वर्ष चेंज होता है। एक चक्कर लगा लेने के बाद में हमारा दूसरा साल चालू हो जाता है। तो इसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लीप वर्ष क्या है। लीप वर्ष या लीप ईयर क्या है, उसके बारे में बताइए, उसका उत्तर दीजिए। तो लीप वर्ष क्या होता है? यह वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी 28 दिनों के स्थान पर 29 दिन की होती है। फरवरी महीना का जो दिन होता है आमतौर पर 28 दिन ही होते हैं फरवरी महीने में, लेकिन जिस वर्ष लीप वर्ष होता है वो 29 दिनों की हो जाती है। फरवरी का महीना 29 दिनों का हो जाता है। इस प्रकार लीप वर्ष में 365 दिनों के स्थान पर 366 दिन होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन जिस वर्ष फरवरी महीना में 29 दिन हो जाते हैं उस दिन एक साल में 366 दिन हो जाते हैं। लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। दोस्तों हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि लीप वर्ष होता क्यों है। लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष कैसे हो जाता है, क्यों होता है? तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जैसे कि हम पीछे बताए थे कि ये सूर्य है और सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है। तो पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा
365 दिन 6 घंटे में करती है। जितना कि हम लोग एक साल में 365 दिन मानते हैं, उसके बाद में दूसरा साल आ जाता है, तो उस 6 घंटे को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। लेकिन पृथ्वी जो है सूर्य की पूरी परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में करती है। तो 6 घंटे, और ये जो यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है, तो 6 घंटे, फिर अगले साल का 6 घंटे, फिर अगले साल का 6 घंटे, और फिर चौथे साल का 6 घंटे। तो 6 करते पूरे कितने हो गए? 24 आवर। 24 आवर मतलब 24 घंटे मतलब एक दिन। तो ये एक दिन चौथा साल में बढ़ जाता है। जब चौथा साल होता है पृथ्वी के आई थिंक घूर्णन का, प्रत्येक 4 साल जब पूरा हुआ, तो ये पूरा एक दिन बढ़ गया। तो इसी एक दिन को फरवरी महीने में ऐड कर दिया जाता है, जहाँ की 28 दिनों के स्थान पर 29 दिन होते हैं, और साल के 65 दिनों के स्थान पर यहाँ 366 दिन हो जाते हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि लीप वर्ष होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और यदि आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। जो भी आपके मन में बात है वो हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर एवं दक्षिण आयनांतों में अंतर बताइए। उत्तर एवं दक्षिण आयनांत क्या हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, वो आपको यहाँ पे बताना है। चलिए बढ़ते हैं अपने उत्तर की तरफ। तो हमारा पहला है, पहले हम देखेंगे उत्तर आयनांत को। उत्तर आयनांत क्या है, इसके बारे में समझते हैं। चलिए, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? 21 जून को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून, तथा सबसे छोटी रात होती है। सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात कब होगा? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में। जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। जस्ट उल्टा, यहाँ पे जस्ट उल्टा है। उत्तरी गोलार्ध में जो है 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, रात छोटी होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में रात लंबी होती है और दिन छोटा हो जाता है। पृथ्वी की इसी अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। उत्तर अयनांत क्या है, समझ गए? उत्तर अयनांत उसे कहते हैं जब उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, जो तारीख है 21 जून, उस दिन सबसे लंबा तथा रात छोटी होती है, इससे उत्तर अयनांत कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में जस्ट उल्टा होता है, वहाँ दिन बड़ा होगा तो यहाँ दिन छोटा होगा, वहाँ रात लंबा होगा तो यहाँ रात छोटी होगी। ठीक है, जस्ट उल्टा होता है। 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा और रात छोटी होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा और रात लंबी होती है, इससे ही उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा है दक्षिण अयनांत। दक्षिण अयनांत जो है वो क्या है, उसको समझिए। 22 दिसंबर को, कितना तारीख है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा तथा सबसे छोटी रात होती है। दिन जो है वो सबसे लंबा दिन तथा रात सबसे छोटी होती है, जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। इसी की पृथ्वी की इस जो अवस्था है, इसी अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। देखिए, इसको फिर से समझते हैं। 22 दिसंबर तारीख क्या है? 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा होता है और रात सबसे छोटी होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और रात सबसे लंबी होती है। इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। ये हमारा पृथ्वी, ये बीचों बीच से गया, सॉरी यहाँ ज़्यादा हम गोल नहीं बना पा रहे हैं, ये बीचों बीचों से गया विषुवत रेखा, और ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। हम लोग कहाँ हैं? भारत कहाँ है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसलिए हमारे यहाँ ठंडी के दिनों में 22 दिसंबर को दिन छोटा और रात बड़ा होता है, और जून के महीने में गर्मी पड़ती है, जबकि दिन लंबा होता है और रात छोटा होता है। तो यहाँ जस्ट उल्टा है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे दिन जो होगा वो सबसे लंबा होगा, उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा रहता है। ठंडा का मौसम रहता है, अभी जब लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग अभी उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को दिन छोटा और रात लंबी होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जस्ट इसका उल्टा होता है कि दिन लंबा और रात छोटी होगी। तो ये था हमारा दक्षिणी अयनांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। विषुव क्या है? विषुव क्या है, इसका परिभाषा दीजिए, और या फिर इसके बारे में बताइए, इसको समझाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे एक शब्द आया है विषुव, तो आपको जवाब देना है कि विषुव क्या है।
चलिए देखते हैं इसका आंसर। हमारा आंसर हो जाएगा विषुव क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। जो अवस्था उत्पन्न होती है 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है विषुवत वृत्त पे, उस समय कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं रहता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। जब कोई झुका नहीं रहेगा किसी तरफ, सब एकदम बराबर स्ट्रिक्ट खड़े हैं और सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ रही है विषुवत वृत्त पर, तो इस कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। पूरी पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, विषुवत वृत्त सब जगह पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। विषुव किसे कहते हैं समझ में आप लोग को आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से समझाते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन वहाँ पे हम लोग उत्तरी अयनांत में देखे थे 21 जून, दक्षिणी अयनांत में देखे थे 22 दिसंबर, और यहाँ पे दो तिथि आया है 21 मार्च और 23 सितंबर। ये दो ऐसे दिन हैं जहाँ पर सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधा पड़ती है, जिसके कारण कोई भी ध्रुव अपने किसी के अक्ष सूर्य की ओर झुका नहीं रहता है। कोई भी ध्रुव झुका नहीं रहेगा सूर्य की ओर, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो जाता है। 23 सितंबर और 21 मार्च के दिन बराबर हो जाता है। इसे ही विषुव कहा जाता है। विषुव कहा जाता है जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं, 23 सितंबर और 21 मार्च को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? इसका कारण बताइए। हमारा आंसर हो जाएगा, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। जब उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ झुका रहेगा तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी, जहाँ पे भी सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहाँ गर्मी होगा, ठीक है, वहाँ पर गर्मी होगा तो ग्रीष्म ऋतु है। तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होते हैं। अच्छा, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, हल्का प्रकाश जा पाता है, इसलिए वहाँ ठंड हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध जब सूर्य की ओर झुकता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की ओर झुकेगा तो मकर रेखा पर सीधी पड़ता है, और उत्तरी गोलार्ध जब सूर्य की ओर झुकेगा तो कर्क रेखा पर सीधा पड़ेगा। तो जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो वहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाएगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी जाने लगेंगी। तो यही कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है। आपको रीजन समझ में आ गया होगा, नहीं तो चलिए एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पूरी पृथ्वी है, और ये जो है वो 66.5 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। अब ये सीधा नहीं है, ये झुका हुआ है, जो हमें तिरछा दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं। पृथ्वी के सबसे बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा विषुवत रेखा है। ये सबसे बड़ा अक्षांश है, पृथ्वी का जो अक्षांश है विषुवत रेखा, ये सबसे बड़ा है, क्योंकि ये सबसे बीचों बीच से होकर गुजरती है। जैसे जैसे ऊपर या फिर नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं, ये अक्षांश छोटे होते जाते हैं। तो विषुवत रेखा जो है वो 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। और ये जो ऊपर देखिए, इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर हम लोग आ गए, ये उत्तरी गोलार्ध, नीचे चले गए दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पे देख सकते हैं बीचों बीच में विषुवत रेखा है, ऊपर गए उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में ये 23.5 डिग्री पे जो रेखा है इसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा का मान कितना है, 23.5 डिग्री। तो उत्तरी गोलार्ध पे 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध 23.5 को मकर रेखा कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध 23.5 डिग्री अक्षांश का नाम क्या है, मकर रेखा। तो यहाँ देखिए, जब सूर्य की किरणें, ये मान लीजिए कि हमारा सूर्य है, ये सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी, यहाँ पर कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी, तो
साधारण सी बात है कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगी, गर्मी का दिन रहेगा। और जब यहाँ सीधे पड़ेगी तो यहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो जाएगा ना, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं, सीधी नहीं पड़ती हैं, तिरछी पड़ने लगती हैं। तो यहाँ गर्मी और यहाँ ठंडा पड़ता है, यहाँ गर्मी और यहाँ ठंडा पड़ता है। और जब यही टाइम इधर आएगा, जब सूर्य पे इसकी किरणें जो है पृथ्वी घूमते घूमते जाएगी आगे, पृथ्वी घूमते घूमते आगे की ओर बढ़ेगी, और जब मकर रेखा पे ये किरणें सीधी पड़ने लगेंगी तो यहाँ गर्मी और इधर ठंडा हो जाएगा, इधर ठंडा कर्क रेखा पर ठंडी पड़ने लगेगी। तो यही हम आपको वहाँ समझाने का प्रयास कर रहे थे। अभी उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों? हमें लगता है कि आप सबों में से ज़्यादातर लोग को ये पता भी नहीं होगा कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात भी होता है, लेकिन ऐसा होता है, 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। तो ये क्यों होता है, चलिए उसके कारण को समझते हैं। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की ओर झुका रहता है, तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं। जब पृथ्वी सूर्य की ओर उत्तरी गोलार्ध झुका रहता है, पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहेगा, तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक लगातार सूर्य की किरणें पड़ती रहती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है। इसके विपरीत, जस्ट इसके उल्टा, दक्षिणी गोलार्ध पर 6 महीने की रात होती है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध पे पड़ रही हैं और दक्षिणी गोलार्ध पर नहीं पड़ रही हैं, तो इस कारण वहाँ पे रात होगा, 6 महीने की रात होती है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकता है, इसके विपरीत जब पृथ्वी घूर्णन करते हुए आगे बढ़ती है और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने आता है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लगती हैं, तो दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने की दिन होती है। और इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध पे वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं, तो वहाँ 6 महीने का रात होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जब सूर्य जो है, सूर्य के सामने पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध झुका रहेगा, तो सूर्य की किरणें उत्तरी ध्रुव पर पड़ेगी और वहाँ पे दिन होगा, और जहाँ नहीं पड़ रहा है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी ध्रुव पर, तो वहाँ रात होगा। और जब सूर्य की किरणें दक्षिणी ध्रुव पर पड़ेंगी तो वहाँ दिन होगा और उत्तरी ध्रुव पर रात होगा। तो यही कारण है कि पृथ्वी के जो दोनों ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। इस तरह से एक साल पूरा हो जाता है, 6 महीने 12 महीने हो जाते हैं, एक साल पूरा हो जाता है और पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा लेती है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। सही उत्तर को टिक करना है, टिक मार्क करना है, सही उत्तर को चुनना है। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी जो सूर्य के, ये सूर्य है और पृथ्वी इसके चारों ओर जो चक्कर लगाती है, तो इस चक्कर को हम पहले भी आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। इस पूरे चक्कर को हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण गति क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। और घूर्णन गति क्या है? जो पृथ्वी अपने अक्ष पर ही एक चक्कर लगा ले, उसको घूर्णन बोलेंगे। और सूर्य के चारों ओर घूमने की गति परिक्रमण गति कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? आपके ऑप्शन है क 21 मार्च, ख 21 जून, ग 22 दिसंबर। तो इसका सही आंसर जिन जिन लोगों को मालूम है वो तुरंत अभी जल्दी से कमेंट में बताएं। हम क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको बताते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है, जिसके कारण पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। जब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है तो पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये दिन कौन सा है, तारीख कौन सी है, चलिए जानते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क 21 मार्च। 21 मार्च के दिन सूर्य की किरणें, 21 मार्च और 23 सितंबर, 2 तिथि था ना, 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य की जो किरणें हैं वो विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस कारण पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? क्योंकि क्रिसमस का जो पर्व है वो हमारे यहाँ
25 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि ठंडी का मौसम होता है, ठंडा दिन रहता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि गर्मी के दिनों में क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मी के दिनों में मनाया जाता है। हमारे यहाँ ठंडी के दिनों में और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के दिनों में क्रिसमस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है। तो जैसा कि हम बता चुके हैं आपको पहले ही कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में, जिस कारण दिन और रात होता है, उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। और पृथ्वी जो है सूर्य का पूरा एक चक्कर 1 साल यानी 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है, जिसके कारण एक साल होता है, हमारा साल बदलता है और मौसम में परिवर्तन होते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, गर्मी बरसात ठंडा का मौसम आता है, उसको हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, परिक्रमण गति। परिक्रमण गति के कारण ही पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाती है, जिसके कारण ऋतुओं मौसम में परिवर्तन होता है और ठंडी गर्मी हमें मौसम एक साल में 3-4 मौसम देखने को मिल जाते हैं। तो उसका कारण क्या है, परिक्रमण गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, खाली स्थान भरे। खाली जगहों को भरना है। चलिए देखते हैं इसके सारे प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या डैश होती है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। सही आंसर हो जाएगा 366 दिन। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। पृथ्वी की प्रतिदिन की जो गति है उसे हम लोग घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी के प्रतिदिन की गति को हम लोग घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं, जिसके कारण दिन और रात होता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है। आंसर हो जाएगा स्थिर कक्षा। पृथ्वी जो चारों ओर सूर्य के घूमती है वो एक स्थिर कक्षा में घूमते रहती है, इधर उधर भटकना नहीं है। उसको जितना कक्षा उसका एक है उतना कक्षा में ही वो घूमते रहती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में घूमती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। हम लोग क्या पढ़े थे, 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। तो आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। हमारा लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं। डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा शीत ऋतु में। शीत ऋतु में दिन छोटे और रात बड़े होते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के दिनों में दिन बड़ा और रात छोटा होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शीत ऋतु। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में हमने पृथ्वी की गतियाँ जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसको प्रश्न अभ्यास को समझने का प्रयास किए। उसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यासों को हमने हल किया है, उसको समझने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर ही पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट आपके दिमाग में हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हम पूरा प्रयास करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।